हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो कल हमने आपको 15 क्वेश्चन कराया था, तो आज बचे 15 क्वेश्चन को हम करा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि जो प्रैक्टिस सेट है कैसे करना है, और जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, और आपका एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया है। और आप सभी क्या करिए कि 1 2 3, जैसे आज मैं 15 क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ा रही हूँ, तो 16 17 18 इस तरीके से डालिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी, आपको उत्तर अपने से लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। देखिए क्या करने से बचना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए है कि विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। ऑप्शन सी है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। ऑप्शन डी है कि विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए आप एक क्या है, शिक्षक हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के सफल समावेशन के हेतु आप अध्यापक हैं, तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर कैरिकुलम, इससे हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाने से बचेंगे, आप बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को, ठीक है, जो आपके डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि अलग अलग स्कूल में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों में मेल नहीं खा सकती। ऑप्शन बी है कि व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। ऑप्शन सी है आपका कि नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। ऑप्शन डी है आपका कि बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। देखिए जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनके साथ आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। जो आपके डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, कि नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्र के लिए क्या करना चाहिए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है। ऑप्शन ए है कि अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। बी है आपका कि ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार बेहद जटिल। सी है आपका कि दृष्टिबाधिता मतलब मुद्रित सामग्री का प्रावधान। डी में दिया है कि वाकवादिता व्याख्यान विधि का प्रयोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया गया है कि विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए उपयुक्त, ठीक है, बच्चा क्या है, कैसा है, विकलांग है, तो उसके समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म का मिलान करना है आपको। तो कौन सा होगा, चलिए उत्तर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, क्योंकि बच्चा विकलांग है तो उसी चीज़ों को थोड़ा टाइम लगेगा करने में। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कथन और कारक का क्वेश्चन है। देखिए आपको सीडीपी में 3 से 4 क्वेश्चन आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको कथन और कारक से आएंगे, ठीक है। तो कथन ए में आपका कहा गया है, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, और ऑप्शन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा ऑप्शन
ज़्यादा है कि आपको दिखेगा नहीं। चलिए, कथन में क्या कहा गया आपको कि सृजनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। अब देखिए, जो पुराने बच्चे उन्हें पता होगा कि हमने उनको निगेटिव और क्या पॉजिटिव पॉइंट बताया है। अब इसमें से आपको कोई निगेटिव पॉइंट दिख रहा है तो बताइएगा, कोई पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें केवल दिख गया तो ये ऐसे ही हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तर्क में हम देखते हैं क्या है कि दस्तीकार जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल गलत है, कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमारा ए और आर क्या होगा, दोनों गलत होंगे, ठीक है। ए एंड आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन जो होगा दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी पर सही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका अभी अभिकथन से क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन आपका ए है कि शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए, ठीक है। तर्क दिया गया है कि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शिक्षक के जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीलापन होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है इसका। तो ये बहुत सही कह रहा है ये कि इनके जो तरीके उनको लागू करने में लचीला होना चाहिए। तो कथन तो इनका सही है, लेकिन हम तर्क देख लेते हैं। तर्क में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि बच्चे में जो विभिन्नता पाई जाती है आपको स्वीकार करना है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है। उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए, तो ये भी सही बात है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। आप खुद को देख लीजिए और अपने दोस्त को देख लीजिए, आप दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के विभिन्नता किसी एक काम क्या करें, सम्मान करें, दूसरे का ना करें। आप दोनों के विभिन्नता का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो विभिन्नता है उनका सम्मान किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा यहाँ पर कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि स्कूल और समुदायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब दो ही ऑप्शन हम आपको देंगे, दोनों में से आपका कौन सा सही आपको बताना है। किसके बारे में बताना है कि स्कूल और समुदाय के बारे में, ठीक है। जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बारे में और स्कूल के बारे में, ठीक है। क्या सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है कि स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऑप्शन बी है कि वंचित समुदाय के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूल की कोई भूमिका नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि स्कूल की कोई भूमिका नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल की भी भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए आपके एग्जाम पास आ गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश किया करिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो जो आपका देखिए सीटेड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ही मांगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को करिए। अब जिस प्रैक्टिस सेट को करते हैं उसको 2 से 3 बार करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको पैटर्न को समझना होता है। जब तक आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि ये जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया तो सीटेट में आपको हूबहू यही क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ये नहीं देगा, ठीक है। पैटर्न यही देगा, चीज़ें क्या होगा थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। तो जब आपको पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप अगर थोड़ा बहुत चेंज करके भी देगा तो आप आंसर को सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 22 है। 22 में कहा है कि मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, ठीक है। जैसे आप मोनू हैं, आपका मानना है कि आपका जो भाषाई कौशल है वो अच्छा है। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। आप क्या किए हैं, अंग्रेजी में कम नंबर लाए हैं और आपका कम नंबर लाने का यही कारण है कि आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। अब आप अपने जो प्रदर्शन का आरोपण है आप किस कारक पे कर रहे हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारक पर करेंगे, बी है आनुवंशिक कारक पर करेंगे, सी है योग्यता की कमी, डी आपका है कोशिश की कमी। अब आपको किसकी आप गलती निकालेंगे कि आप में क्या कमी रह गई, या पर्यावरण का कमी रह गया, या हेरिडिटी की कमी रह गई, या आप में योग्यता की कमी रह गई। आंसर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा हम देखते हैं। देखिए आप कोशिश की कमी है,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको भाषा नहीं आ रहा है, आपका जो भाषाई कौशल है वो बहुत अच्छा है, आपको अंग्रेजी भी आ रही है, लेकिन फिर भी आप अंग्रेजी में कम नंबर पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपने कोशिश की कम की है। ठीक है, आप कोशिश किए होते और अच्छे से पढ़ाई किए होते तो अंग्रेजी में क्या है, अच्छा नंबर गेन कर पाते। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा कि कोशिश की कमी थी यहाँ पर आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, अभिकथन ए और तर्क आपका आर है। अभिकथन में कहा गया कि बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक, यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। तो सही बात है आपका कि बच्चे का जो संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास होता है सीखने में प्रभावित करता है। तर्क क्या है आपका कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत है आपका, प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका, हमने पहला बताया ए जो था आपका ट्रू था और आर जो था आपका फॉल्स था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। मध्य विद्यालय का मतलब का 6 to 8 का विद्यालय हो गया आपका। अब उसमें कक्षा में छात्र को सेट करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन ए है महारत उन्मुख लक्ष्य पर, बी है असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य पर, सी है आपका कि असफलता से बचने वाले लक्ष्य पर, डी आपका है कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। तो किस पर ध्यान देना है आपको, आप सभी को उत्तर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप क्या है, देखिए मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 से कहा गया है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। आप एक अध्यापिका हैं, ध्यान रखिएगा, और आपको इसमें से कौन सी, इन चारों में से ऐसी कौन सी तकनीक है जिस पे आपको बल देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऑप्शन ए है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, बी है कि संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, सी है रट्टा मार सिखाना, डी है कि दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो देखिए यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए तो नहीं, रट्टा सीखना ये भी नहीं। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सही होगा। हमने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताया है, इससे आप बता सकते हैं। तीन ऑप्शन में आपका नेगेटिव है और एक ऑप्शन में आपका पॉजिटिव है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करना हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, रट्टा मारना नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम बिल्कुल नहीं। अन्वेषण, जहाँ भी आपको अन्वेषण दिख जाए आपका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो अन्वेषण दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका 85% ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा आप सभी कि संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। ठीक है, अन्वेषण क्या हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो अन्वेषण दिख जाए तो अन्वेषण पर आप सही टिक करिएगा। जैसे देखिए जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तब इस तरीके से आप ये ट्रिक अपनाया करिए। ऐसा नहीं कि हमने आपको बता दिया कि अन्वेषण पॉजिटिव पॉइंट है, केवल निगेटिव पॉइंट है, तो आप बिना देखे ही तुरंत उसको टिक कर दीजिए। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में आप बिना देखे भी टिक कर सकते हैं तो सही हो सकता है, बट 85% ही आपके चांस होते हैं सही होने के। बाकी आप क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के तब आप निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का यूज किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि निम्न में से कौन सा वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं है, इसका ध्यान देना आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है सजा से बचना, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है इनाम, ऑप्शन डी है असफलता का डर। देखिए वाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। वाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, बाहर से जो आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जो बाहरी आपका मोटिवेशन होता है उसका उदाहरण इसमें से नहीं है। अब देखिए सजा से बचना, इनाम और असफलता का डर, बचा हमारा क्या, रुचि। रुचि हमारी क्या है, ये अंदर से आती है। जब तक आपको अंदर से आपकी इच्छा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ में, तब तक ये हम आपको बाहर से कोई इसको क्या करते हैं, आपको दे नहीं सकते हैं, या बाहर से कोई इसको आपके अंदर कोई रुचि पैदा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो उदाहरण नहीं होगा। बाकी ये तीन हमारे वाह्य अभिप्रेरणा के क्या है, उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। ठीक है, बाधक रहेगा, इसका ध्यान रखना आपको। उत्सुकता रहेगा, जिज्ञासा रहेगा, कृतज्ञता रहेगा, क्या निराशा रहेगा। तो इसमें से कौन रहेगा? देखिए, इसमें से 3 पॉजिटिव होगा, 1 निगेटिव होगा। जो निगेटिव होगा वही सही होगा। ठीक है, देखिए जो आपका उत्सुकता होता है ये आपका बाधक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उत्सुकता आपका क्या है, पॉजिटिव चला जाएगा। जिज्ञासा भी अगर आपके अंदर है तो आपकी भावना में ये बाधक कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके अंदर कृतज्ञता है तो भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर निराशा है, होपलेस अगर आप हैं, तो आपके भाव में क्या होगा, आपके अधिगम में क्या होगा, बाधक उत्पन्न करेगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा है कि कौन सा बाधक उत्पन्न करेगा। तो आपका जो होपलेसनेस होगा वो आपका क्या करेगा, बाधक उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को आप बता रहे हैं कि जो जल होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन बच्चा कह रहा है नहीं वो रंगहीन नहीं होता है। और आपसे वो कहता है कि हमारे जो पास मतलब हमारे घर के पास में एक नाला है, उस नाले का जो पानी है वो कलरफुल है, समझ जाइए, इस तरीके से वो कहता है। तो अब वो क्या है, उस बच्चा क्या है, भ्रम में है। जब बच्चा इस भ्रम में है तो आप एक टीचर हैं तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ए है कि क्या आपको इस जवाब के सिरे नकार देना चाहिए। ऑप्शन बी है इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। ऑप्शन सी है कि इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। ऑप्शन डी है कि केवल एक ही सही जवाब जो है कि जल रंगहीन है उस पर आप जोर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो? देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है कि बच्चा कहता है, आप बच्चे को बता रहे हैं कि जल रंगहीन है, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं रंगहीन नहीं है, और वो आपको उदाहरण भी देता है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। पहले बच्चे के जवाब को क्या करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है कि जल जो है वो रंगहीन नहीं होता है। फिर बाद में उसको क्या करेंगे आप कि जल के रंगहीन होने का आप क्या करेंगे, तर्क बताएंगे उनको कि कैसे रंगहीन नहीं होता है, सॉरी कैसे रंगहीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा कि क्या करेंगे, इस जवाब को क्या करेंगे, अपना लेंगे और जल के रंगहीन होने का क्या करेंगे, उन्हें तर्क बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो बच्चा होता है हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, कभी भी हम बच्चे के विपरीत नहीं जाएंगे। बच्चा जो कहता है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। बाद में आपको क्या करना है कि अपने तरीके से बच्चे को समझाना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा अपनी ही चीज़ें उन्हें फोर्स करके समझाएं कि नहीं जो हमने कह दिया वही सही है, तुम अपना तर्क मत रखो। यहाँ पर सीटेट क्या कहता है कि बच्चा अपना तर्क रखेगा, आपको सोच समझ के बच्चे को उसी के तर्क पे क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं हम। 29 में क्या है, बस एक समझ लीजिएगा कि सीटेट का जब भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप कभी भी बच्चे की गलती नहीं दे सकते हैं। पूरी गलती आपकी होनी चाहिए, पूरी गलती संस्था की होनी चाहिए, कभी भी बच्चे की गलती नहीं होगी। ठीक है, बच्चा जो कहेगा वो बिल्कुल सही होगा। बच्चा अगर कहता है कि हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे और आप कितना भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चा कहता है आप सही नहीं पढ़ाए हैं, तो वही माना जाएगा कि आपने सही नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बच्चा जो भी कहता है यहाँ पर वही सही होता है। अगर ये समझ के चलेंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए 29 देख लेते हैं हम। 29 में है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। ऑप्शन ए है इनाम और दंड, बी है मानकीकृत आकलन, सी है आपका सांस्कृतिक संदर्भ, डी है प्रतिपादक अध्यापन। तो उत्तर दीजिएगा कि अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक उपागम है वो सबसे ज्यादा किस पर बल देगा। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो आपके अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम होता है वो ज्यादा से ज्यादा बल आपका देता है सांस्कृतिक संदर्भ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर ऑप्शन ए है कि यह संदर्भित रूप में हो,
बी है अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, सी है कि अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से भी प्रेरित हो, डी है आपका कि जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ा करिए। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए, तो ऑप्शन क्या है आसान हो जाएगा समझना आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। कब होगा? यह संदर्भित रूप में जब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि जब ये क्या होगा, अधिगम हमारा जब होगा संदर्भित रूप में होगा, तभी ये सबसे अधिक प्रभावशाली और क्या होगा, अर्थपूर्ण होगा। तो चलिए, ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। और आप सभी देखिए प्रैक्टिस सेट किया करिए, लेकिन वहाँ से प्रैक्टिस सेट करिएगा जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके, क्योंकि सीटेट में क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट को हम एक बार कर लिए। और देखिए, आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट किया करिए, पहली बार में आप एक बार प्रैक्टिस को देख लिया करिए फटाफट से। फिर दूसरी बार में आप क्या क्या करिए कि थोड़ा थोड़ा वीडियो रोककर प्रैक्टिस सेट को खुद से लगाने की कोशिश किया करिए। फिर मिलाया करिए कि आपने 15 में से कितना सही लगाया है। और ये प्रैक्टिस सेट तब तक आप लगाया करिए जब तक आपका 15 में से 15 सही नहीं आ जाता है। इससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट को एक बार लगा के छोड़ दिए, बाकी 2 दिन बाद इसको आप भूल जाएंगे। अगर इसी प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार आपने रिवाइज कर लिया है तो क्या होता है कि आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, और आगे आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सारे पैटर्न एक ही होते हैं। बस इसमें क्या होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और कल हो सकेगा तो आपको ईवीएस का 3 to 5 का जो एनसीईआरटी है उसको हम कवर करा देंगे पूरा। एक ही वीडियो में उसको हम आपको मैराथन दे देंगे, और वहाँ से आपको लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 15 नंबर का जो थ्योरी है वहीं से आता है आपका। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।